नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द रूरल विजन यूट्यूब चैनल से। 8 बज चुके हैं, सभी लोग तैयार हो जाइए। हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। इसमें कई सारे प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ डिटेल डिस्कस करेंगे और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दें आप लोग। और हाँ, जो भी क्लास के बारे में फीडबैक है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं। आप क्लास देखने के बाद लास्ट में कमेंट एक जरूर करके जाइए। भले ही अपनी अटेंडेंस लगा के जाइए आप, लेकिन एक बार कमेंट करके जरूर जाइए, ठीक है। तो मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। डिस्कस शुरू करते हैं डिस्कशन हम। पहला प्रश्न देखिए, Who was the founder of the Mauryan Empire? Who was the founder of Mauryan Empire? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। बेसिक अगर एनसीईआरटी भी आपने अच्छे से स्टडी की है तो इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। मौर्यन एम्पायर, तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। मौर्यन एम्पायर, मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बता दो भाई, आसान सा सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का संस्थापक है। यहां टाइमलाइन थोड़ी सी याद रखिए। ये जो क्रोनोलॉजी है, ये जो क्रोनोलॉजी है, कालानुक्रम, क्रोनोलॉजी है कालक्रम, कौन किसके बाद आया, तो ये ध्यान रखना आप। यहां देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं सबसे पहले। कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। इसके बाद इनका लड़का होता है बिंदुसार, वो बिंदुसार आता है, ठीक है, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद फिर अशोक बनता है राजा। बिंदुसार के बाद जो है कौन राजा बनता है? अशोक, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी है आपकी, ये ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ही संस्थापक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ही संस्थापक हैं मौर्य वंश के, ठीक है। इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य के साथ मिलकर, आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर जो नंद वंश था, नंद डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी को जो है खत्म कर दिया। नंद वंश को खत्म कर दिया। क्या किया? खत्म कर दिया नंद वंश को। नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश को खत्म कर दिया, क्योंकि मगध पर मौर्य से पहले जो मगध महाजनपद थी, मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य पर नंद वंश रूल कर रहा था। कौन कर रहा था? नंद वंश। तो उसी नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया और वो मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ही संस्थापक हैं मौर्यन डायनेस्टी के। उसके बाद फिर इनके लड़के आते हैं बिंदुसार और फिर लास्ट में आते हैं अशोक। अशोक इनमें सबसे महान शासक हुए। अशोक जो है इसमें ग्रेट एम्परर रहे, महान शासक अशोक रहे, ठीक है। इन्होंने, अशोक ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत कराया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने खूब कराया। अशोक जब राजा बने तो ये 99 भाई की डेथ हुई इनकी। उसके बाद ये राजा बने, राज्य अभिषेक हुआ इनका। 4 साल तक संघर्ष भी चला। संघर्ष के बाद इनका राज्य अभिषेक हुआ और राजा बने ये। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने खूब किया। इन्होंने अपने समय में एक युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध। कौन सा? कलिंग वार। कलिंग युद्ध इन्होंने लड़ा। अब कलिंग युद्ध में क्या हुआ कि करीब 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख मौत हुई और प्लस
1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, है ना। तो उस नरसंहार को देखकर, जो खून खराबा है उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, और फिर उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को खूब सारा दान किया, ये भी इनके साम्राज्य का पतन का कारण बना। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिलहाल याद रखें, मौर्यन एम्पायर के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे, हु वॉज द फेमस एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ये तो अभी मैंने बता दिया आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौन थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य किससे सलाह लेकर काम किया करते थे? तो एक ही है, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार हैं और चाणक्य को ही हम कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य को ही हम कौटिल्य कहते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं विष्णुगुप्त, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? विष्णुगुप्त। तो कोई भी नाम लीजिए आप, चाहे चाणक्य लीजिए, कौटिल्य लीजिए, विष्णुगुप्त लीजिए, यही इनके क्या है? चीफ एडवाइजर, चीफ एडवाइजर है ये। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइजर कौन है चंद्रगुप्त मौर्य के? चाणक्य हैं। हमने पिछले सवाल में देखा, यहां देखो आप, हमने यहां देखा कि चाणक्य ने जो है, चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को खत्म कर दिया और उसकी जगह पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो पूरा श्रेय चाणक्य को जाता है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप। आगे हम बात करें, विच मौर्यन रूलर इज नॉन फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किस मौर्य साम्राज्य के शासक को जाना जाता है? कौन सा वो मौर्यन एम्पायर का रूलर है, शासक है, जिसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है, यानी कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब किया? तो एक ही है, वो है अशोक। कौन है? एक ही है, अशोक। अब इनको क्या कहा जाता है? चक्रवर्ती अशोक सम्राट। क्या कहा जाता है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। क्या कहा जाता है इनको? चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अब इनके नाम के आगे चक्रवर्ती क्यों लगता है? तो देखो, ये अफगानिस्तान का रीजन है ना, सॉरी, अफगानिस्तान से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष पे शासन करने वाला, ध्यान रखना वर्ड ये, भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष पर शासन करने वाला एक ही व्यक्ति है, अशोक। इसलिए इसके नाम के आगे चक्रवर्ती लगता है। चक्रवर्ती का मतलब पूरे भारतवर्ष पर जिसका कंट्रोल हो गया हो उसे कहते हैं चक्रवर्ती। ठीक, आज का भारत जो आप देख रहे हैं तो उसमें तो अफगानिस्तान शामिल ही नहीं है ना। भारतवर्ष का मतलब तब का भारतवर्ष, तो उस पर जो जिसने कंट्रोल किया उसके नाम के आगे लगता है चक्रवर्ती अशोक सम्राट। तो इतिहास में अशोक को ही चक्रवर्ती कहा जाता है। बाकी समुद्रगुप्त वाला नाम भी डिस्प्यूटेबल है, विवाद है उसमें, लेकिन जो है अशोक वाला करेक्ट है। इन्हीं के नाम के आगे चक्रवर्ती लगता है क्योंकि इन्होंने पूरे भारतवर्ष पर शासन किया। जम्मू द्वीप भारतवर्ष से ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, पूरे भारतवर्ष पर जो है शासन किया इन्होंने। तो ध्यान रखेंगे, अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसको बहुत हद तक फैलाने के लिए किसको श्रेय जाता है? अशोक को जाता है। अशोक ने जो है अपने पुत्र को भी भेजा वहां पे, है ना, श्रीलंका भी भेजा, बर्मा। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया उन्होंने और लास्ट में आके जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, जब कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, तो वो जो खून खराबा हुआ था, नरसंहार हुआ था, उसको देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने युद्ध वाली नीति छोड़ दी थी और बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में हिंसा करना अपराध है। तो बौद्ध धर्म अपना लिया और इसी के साथ उन्होंने बौद्ध जो भिक्षु थे, जो बौद्ध भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति, तो उनको खूब सारा दान दिया था। उनके लिए रहने के लिए केव्स भी बनवाई, गुफाएं भी बनवाई, शिला काटकर पहाड़ काटकर गुफाएं बनवाई। तो इस वजह से अंत में आके जो मुगल साम्राज्य है,
उसके पतन का एक कारण ये भी था, बाकी तो कई थे, एक कारण ये भी था क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, वित्तीय संकट आ गया था। लास्ट में जो गॉडे मूर्ति थी, स्टैचू और जो देवों की प्रतिमाएं थी, उनको गलाया गया और उससे जो है आगे सरवाइव किया गया। समझ रहे हैं, पैसा खत्म हो गया था। तो ये याद रखेंगे आप। What was the capital of the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, है ना? क्या थी? पाटलिपुत्र। जो मॉडर्न पटना है, पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, है ना? अब मौर्य साम्राज्य का जो मेन था वो क्या था? मगध में ही थी, है ना? मगध महाजनपद, मगध महाजनपद थी। तो इसी मगध पर जो है मौर्य रूल कर रहे थे, मौर्य शासन था। ठीक है, याद रखेंगे। इसका भी सिलसिला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि देखो वैदिक एज में, वैदिक काल में संघर्ष हुआ, वैदिक काल में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद 16 बड़े किंगडम, 16 बड़े साम्राज्य उभरकर सामने आए। उन्हें कहा गया 16 महाजनपद। क्या कहा गया? 16 महाजनपद। और अंत में फिर 16 महाजनपद में से भी एक सबसे बड़ा महाजनपद सामने आया, दैट इज मगध। मगध। तो इसी मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने रूल किया, हर्यक वंश ने शासन किया। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, है ना? शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, नंद वंश आया और फिर नंद वंश को खत्म कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, जो मगध पे था। नंद वंश को खत्म करके नंद वंश की जगह मगध पर आ गया मौर्य, मौर्य शासन आ गया, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना है, भूलेंगे नहीं आप लोग। बहुत बढ़िया। विच बैटल लेड अशोक टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म? लो, वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद जो अशोक हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म की ओर प्रभावित हो गए? तो वो कलिंग का युद्ध है। ठीक है, कौन सा युद्ध है? कलिंग, कलिंग युद्ध, कलिंग का युद्ध है। ये ध्यान देंगे, जब इनका राज्य अभिषेक हुआ, जब इनका राज्य अभिषेक हुआ, अशोक का राज्य अभिषेक हुआ, उसके 8 साल बाद, उसके 8 साल बाद, 8 साल बाद क्या हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ 8 साल बाद। और इसमें बुद्धिज्म की तरफ प्रभावित क्यों हुए? उसके पीछे कारण क्या थे? उसके पीछे कारण क्या थे बुद्धिज्म के पीछे, है ना? तो पहला, 1 लाख लोग मारे गए इस युद्ध में, 1 लाख लोग मारे गए थे, है ना? और उसके अलावा 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, बंदी बनाए गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। अब इतना बड़ा जो खून खराबा हुआ, नरसंहार हुआ, नरसंहार हुआ, इस नरसंहार को देखकर हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। किसका? अशोक का। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और फिर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, फिर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बोलो, समझ आई मेरी बात? क्लियर है? बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर जो है बौद्ध का खूब प्रचार प्रसार करने लगा वो। आगे देखें। विच टेक्स्ट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्य काल का जो प्रशासन था, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, उसके बारे में डिटेल किस किताब से हमें मिलती है? विस्तृत जानकारी किस किताब से मिलती है? तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र।
कौटिल्य की अर्थशास्त्र के से हमें ये जानकारी मिलती है। साथ ही साथ मैगस्थनीज की किताब है एक इंडिका, मैगस्थनीज की एक किताब है इंडिका, तो इससे भी हमें जो है जानकारी मिलती है। क्लियर? तो फिलहाल याद रखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उससे विस्तृत जानकारी मिलती है, क्योंकि कौटिल्य तो इन्हीं के सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के। क्लियर? तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है। हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार उसका पुत्र था। मैंने क्रोनोलॉजी आपको बताई थी, है ना? ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका लड़का बिंदुसार, है ना? बिंदुसार के मंत्री परिषद में 500 लोग थे, 500 लोग इसकी मंत्री परिषद में थे। क्या थे? 500 लोग इसकी मंत्री परिषद में थे, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? उसके बाद फिर आते हैं अशोक, उसके बाद आते हैं कौन? अशोक आते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बिंदुसार बना, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक बना, ये याद रखेंगे आप। वेयर इज द फेमस अशोका पिलर विथ द लाइन कैपिटल लोकेटेड? शेर के शीर्ष वाले प्रसिद्ध अशोक स्तंभ कहां पर स्थित हैं? तो ये कहां है? सारनाथ, सारनाथ। ये जो है क्या है? मिनी पिलर रॉक, मिनी पिलर एडिक्ट हैं ये, है ना? जो स्तंभ तो हैं लेकिन छोटे स्तंभ हैं, माइनर हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये कहां पर है? सारनाथ। सारनाथ जो वो शेर वाला जो अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ जो सर्विस पे लगा होता है अशोक स्तंभ, तो वो शेर वाला अशोक स्तंभ कहां पर है? सारनाथ में है, सारनाथ में है। ठीक है? ध्यान रखेंगे ये। बाकी वैशाली में भी एक है, वैशाली में था, लेकिन इसे जो है प्रयागराज लाया गया, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में लाया गया था। ठीक है? लेकिन फिर अभी ये जो शेर के मुंह वाला जो स्तंभ है अशोक का, वो कहां पर है? सारनाथ में है, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। विच फेमस पोएट एडोन्ड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय के दरबार को किस प्रसिद्ध कवि ने सुशोभित किया? तो वो थे भाई कालिदास। कौन थे? कालिदास। ठीक है? कालिदास कवि थे, कालिदास, कालिदास कवि थे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है? कालिदास की कई रचना है। अग्निमित्र बाद में आते हैं, अग्निमित्र, अग्निमित्र, अग्निमित्र और जो है मालविका, अग्निमित्र और मालविका, इन दोनों की जो प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी, उसके ऊपर भी कालिदास ने जो है किताब लिखी है। ठीक है? याद रखेंगे कालिदास। What was the main aim of चंपारण सत्याग्रह 1917? 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, 1917 में जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, उसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त करना, ये नहीं था। फाइटिंग अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स, नमक कर के खिलाफ लड़ना, ये भी नहीं था। हेल्पिंग इंडिगो फार्मर्स, नील किसानों की मदद करना, बिल्कुल सही बात। अंग्रेज क्या कर रहे थे? किसानों को मजबूर कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि वो नील की खेती करें, लेकिन किसान करना नहीं चाह रहे थे, है ना? तो फिर उनके विरोध में, नील की खेती के विरोध में ये सत्याग्रह हुआ 1917 में चंपारण में। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया, इंडिगो किसान जो थे, नील की खेती करने वाले किसानों की मदद करने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया। याद रखेंगे। ठीक है? ये भूलना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है भाई? तो ये हमने जो है डिस्कस किए आपके लिए प्रश्न जो आपको याद रखने हैं। अब यहां देख लो आप,
बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। देखो आप जो एंशियंट हिस्ट्री है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ये जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये अच्छे से पढ़ना है, सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा है वैदिक काल, वैदिक काल अच्छे से पढ़ना है। तीसरा बौद्ध और जैन, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। और फिर आपके मौर्य, मौर्य काल अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट में गुप्त काल, गुप्ता पीरियड। ये प्राचीन इतिहास में ये 5 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही हैं। प्राचीन इतिहास में ये 5 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इनसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। आगे फिर मिडिवल के भी बताऊंगा मैं टॉपिक। अभी फिलहाल ध्यान रखिए, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य काल और गुप्ता, ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इनसे सवाल हरदम बनते हैं, पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से अगर सवाल आएगा तो इनमें से आता ही आता है सवाल। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।